बट आपको समझना होगा कि आपने एक सॉलिड बाइक ली है, आपने एक लोहा लिया है, ठीक है, और उस लोहे का माइलेज भी बहुत अच्छा है और उस लोहे का लुक्स भी बहुत अच्छा है, उस लोहे की मेंटेनेंस भी कम है और वो लोहा आपका 10 साल तक टिकेगा। हेलो राइडर्स एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल होली प्लेस इंडिया। ये जो आज की वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है सिर्फ CB350 RS के नेगेटिव थिंग्स। टोटली इसमें मैं CB350 RS की बुराई करने वाला हूँ कि किन किन चीज़ों में कंपनी को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या करनी चाहिए थी। मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार कर लिए हैं। इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मतलब होने ही चाहिए थे इम्प्रूव। उनको कंपनी को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, कस्टमर का फीडबैक लेना ही चाहिए था। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एडजस्ट करके सही कर सकते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में बात नहीं की है मैंने। तो पहले तो ये वीडियो लेट आ रही है, उसके लिए वेरी सॉरी, क्योंकि अब मैं दोबारा से गुड़गांव आ चुका हूँ बैक टू जॉब। तो वीक डेज में वीडियो बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं जानता हूँ मेरी माइलेज की वीडियो भी अभी भी नहीं आई है, जो मैंने हिल्स पे बात की थी कि माइलेज की वीडियो बनाने वाला हूँ। ये लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी हो चुकी है और अब वीक में शायद एक या अगर टाइम मिला तो दो वीडियो ही आ पाएंगी। अगेन, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है तो लाइक करें। अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जो पहला पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ CB350 RS का, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है, जो नेगेटिव पॉइंट है पहला, वो है आपकी इसकी सीट। CB350 RS सीट इज़ नॉट फॉर टूरिंग। मैं क्लियर कट बता देता हूँ, इट्स ए कैफे रेसर बाइक, इट्स अ सिटी बाइक, इट्स नॉट अ टूरिंग बाइक। अगर आप हार्डकोर राइडर हो, जो कि मतलब राइडिंग करता है, रेगुलर राइडिंग करता रहता है, लॉन्ग राइडिंग करता रहता है, तो वो ही CB350 RS की सीट को झेल सकता है। मैं सीधी सिंपल बात बता रहा हूँ। अब ये बात दोनों के लिए है, राइडर के लिए भी, पिलियन के लिए भी। पिलियन पिलियन और राइडर का दोनों को ही डिस्कम्फर्ट होगा। और अगर आपका पिलियन वुमन है तो और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि वुमन के लिए सीट जो है अच्छी खासी फ्लफी और अच्छी होनी चाहिए। पहले तो सिटिंग कंफर्ट देखो, सिटी में अगर आप चला रहे हो ना इस बाइक को, तो आपको नहीं पता चलेगा 100 किलोमीटर्स चला रहे हो, नहीं पता चलेगा। जहां आप 100 को क्रॉस करोगे, 150 की अप्रॉक्स पहुंचोगे, फिर आपको असली पेन होना चालू होगा इसकी सीट का। क्योंकि सीट क्या होती है, जैसे आपकी सीट पहले तो आपको लगेगी फ्लफी है, बट बाद में वो सीट यहाँ से मतलब जैसे जैसे आपका वेट होगा उससे दबती जाएगी वो सीट, और आपकी सीट ऐसे हो जाएगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपको लगेगा कि सीट जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, और आपके बम में जो एक तो होता है पेन होना और एक होता है टीयर अपार्ट होना। ऐसा लगेगा कि अब मैं बस खड़े हो जाऊं सीट से, बिल्कुल भी ना बैठूं इस पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर रेस्ट ले लेके चलना पड़ेगा। 5-5 मिनट का रेस्ट लिया, फिर आप 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर्स गए, फिर उसके बाद फिर से कुछ खाया पिया, 5 मिनट का रेस्ट लिया, फिर से 50-60 किलोमीटर्स गए। तो ऐसे लेके आपको रेस्ट लेके चलना पड़ेगा। मैं तो हार्डकोर राइडर हूँ, मेरे को जब पेन हो रहा है तो आप खुद ही सोच लीजिए, आपको भी पेन होगा ही होगा। तो पहला हो गया सीट में इसका सिटिंग कंफर्ट, जो कि अच्छा नहीं है टूरिंग के लिए। अब दूसरी चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, सीट की ही दूसरा पॉइंट है, वो है आपका इसका सीट हाइट। सीट हाइट इज 800 mm प्लस बाइक वेट इज 183 या 180 kg प्लस इसकी जो सीट है वो हल्की सी इंक्लाइन है। देखने में लगता है कि सीधी है, बट जब आप उसको चलाओगे ना सिटी में भी, और जब आपके पीछे पिलियन बैठेगा या फिर लॉन्ग टूरिंग पे जाओगे, और अगर जो हिल्स पे चला रहा है उसके लिए तो खासकर, क्योंकि हिल्स इंक्लाइन होगी, जब डाउन हिल जाएगा और सीट भी थोड़ी सी इंक्लाइन है, तो ऑटोमेटिक जब भी आप पीछे खिसकोगे, थोड़ी देर बाद जब भी आप ब्रेक वगैरह लगाओगे, खिसक के थोड़ा सा अपने आप आगे आ जाओगे। तो आपको ये फील होगा कि बार बार मतलब आप पीछे जाओगे, डिस्कम्फर्ट होगा थोड़ा सा, बार बार पीछे जाओगे, जैसे ही कुछ हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़ी दोबारा से आगे आगे, या फिर डाउन हिल आई दोबारा से आगे आगे, स्पीड ब्रेकर आया दोबारा से थोड़ा सा आगे आगे। तो ये चीज़ भी है, मतलब इतना मेजर पॉइंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इसकी सीट का। तो यहाँ पर हो गया आपका सीट की बातें खत्म। ये सीट इज नॉट फॉर टूरिंग, आपको रेस्ट लेके ही चलना पड़ेगा CB350 RS बाइक में। आई डोंट नो अबाउट हाइनेस एंड आई डोंट नो अबाउट CB350 जो आपकी पूरा बुलेट लुक में आती है, उसमें उनके बारे में मेरे को नहीं पता, बट उसकी भी सीट का लोग नेगेटिव ही रिव्यू देते हैं कि टूरिंग के लिए वो भी नहीं है सीट। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है इसका राइडिंग पॉस्चर फॉर लॉन्ग राइड्स। मैंने जैसे कि
पहले ही बताया, इट्स ए कैफे रेसर बाइक। 60-70 किलोमीटर स्ट्रेच करके चलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लॉन्ग टूरिंग क्या होती है आपकी? 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, आपका 500 किलोमीटर, जो एक एक दिन में लोग ट्रैवल करते हैं 8 आवर्स, 9 आवर्स, 11 आवर्स में, वो होती है लॉन्ग टूरिंग आपकी। तो उसमें क्या होता है, इसके राइडिंग पोस्चर में आपकी दो कमी है। पहली कमी क्या है? नेक पेन, जो मैं फील कर रहा हूँ वो है, आप जब ऐसे बाइक चला रहे होगे तो आपकी जो नेक है वो ऐसे नहीं रहेगी, आपकी नेक ऐसे सीधी रहेगी, सीधी रहेगी। तो यहाँ पर आफ्टर 60-70 किलोमीटर हल्का हल्का पेन चालू होगा आपको। आपको तब पता नहीं चलेगा कि पेन हो रहा है। जब आप और थोड़ा 120 किलोमीटर चले जाओगे डायरेक्ट राइड करते हुए विदाउट रेस्ट लिए, जैसे ही आप नेक को थोड़ा सा ऐसे करोगे, इधर इधर मतलब मूवमेंट किया आपने नीचे ऊपर, तब आपको पता चलेगा अरे ये तो पेन हो रहा है मेरे। तो ये चीज है कि इसमें लॉन्ग टूरिंग पे इस पे नेक पे पेन होता ही होता है। अब इसकी नेक्स्ट चीज पोस्चर में ही क्या कमी है, वो है आपका नीज। ठीक है, ये जो है आपका एक इन्होंने एक तरह से कैफे रेसर प्लस स्पोर्ट्स बाइक में मॉडिफाई कर दिया CB350 RS। तो आपकी नीज क्या होती है? एंगल पे होती है, ऐसे ऐसे, जैसे आप R15 में बैठते हो ना, वैसी थोड़ी सी नीज होती है। तो वो भी आपकी थोड़ी सी पेन पेन तो नहीं करती, पर जब आप उनको सीधे करोगे तो आपकी जो मसल होती है वो ऐसी ही रह जाती है, और आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना वो हो गया है। तो थोड़ा टाइम लगता है आपको सीधा करने में, उसको टाइम भी नहीं लगता, मतलब कर लोगे सीधा, बट है डिस्कम्फर्ट है ये भी। ठीक है, नीज। तो उस राइडिंग पोस्चर में दो चीजें हो गई हमारी, एक तो हो गया हमारा नेक पेन, एक हमारी हो गई नीज। रिस्ट पेन नहीं होता है बिल्कुल भी, ना बैक पेन होता है, ये याद रखना। बैक पेन नहीं होता, ना रिस्ट पेन होता है, बैक आपकी हमेशा स्ट्रेट रहती है इस बाइक पे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि इसकी जो सिबलिंग बाइक है, यानी कि CB350 हाइनेस और CB350 आपका जो बुलेट लुक में आती है, उन दोनों में दी जाती है, लेकिन इस बाइक में नहीं दी जाती। अब ये होंडा ने क्यों किया मेरी समझ नहीं आया, जबकि इसका प्राइस उन दोनों बाइक से ज़्यादा है। ठीक है, जब आप ऑन रोड कंपेयर करोगे इसका प्राइस उन दोनों से ज़्यादा है। वो है आपका मोबाइल चार्जर सॉकेट। इन्होंने मोबाइल चार्जर सॉकेट CB350 RS में दिया ही नहीं है। और अगर आप इसको होंडा से लगवाने जाओगे सर्विस सेंटर से, 3000 कुछ का वो आपका सॉकेट पड़ेगा, 3300 का, और 700 के चार्जेस पड़ेंगे। तो अप्रोक्स वो आपको मिला के 4000 का पड़ेगा वो सॉकेट आपको, जो कि वर्थ बिल्कुल भी नहीं है सॉकेट लगाना, आपका चार्जिंग सॉकेट लगाना। तो होंडा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और CB350 RS में आपको चार्जिंग सॉकेट बिल जरूर देना चाहिए था। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये एक तरह से नेगेटिव पॉइंट नहीं है, मतलब अगर आप दूसरी बाइक को कंपेयर करोगे तो नेगेटिव आपको जरूर लगेगा ये, लेकिन असल में ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जब आप मोबाइल नीचे होल्डर पे चार्जिंग पे लगाओगे, फिर उसके बाद मोबाइल होल्डर भी लगाओगे, मोबाइल होल्डर आपको 1500 का पड़ेगा, बोबो का खरीदोगे तो। फिर उसके बाद आप उसमें मोबाइल लगाओगे, मोबाइल में मैप लगाओगे, तो उसमें देखो आपका खुद ही का नुकसान हो रहा है। क्या क्या नुकसान हो रहा है? चाहे कितना भी डैम्पर दे दो उसमें, जो आपका मोबाइल होल्डर होता है, वाइब्रेशन की वजह से आपका कैमरा सेंसर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम खराब होना ही होना। मैं मेरे से 100% लिख के ले लीजिए, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। जो आप मोबाइल होल्डर लगाते हो ना, वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, आपका सारा जो जब भी आपका टर्न आएगा, आपका ध्यान कहाँ जाएगा? मैप पे जाएगा। जो आपने मोबाइल होल्डर लगा रखा है वो आपका डिस्ट्रैक्शन करता है। मैं यहाँ से हिमाचल गया था, मुझे रूट नहीं पता था, मैंने अपना बैग स्विच ऑफ करके बैग में डाला, और मेरे को जब जब जरूरत पड़ी मैप देखने की, तब तक मैंने स्विच ऑन किया और तब मैंने मैप देखा। मेरे को, मैं अपनी बाइक में, सिंपल सीधी बात में बोल रहा हूँ, मोबाइल होल्डर चार्जर इज अ वेरी डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इन योर बाइक, लगा लिया ठीक है, लेकिन आपको ये पैसा, आपका पैसा वेस्ट है। आप क्यों डिपेंड हो रहे हो मैप पे? लोग होते हैं उनसे पूछ के चलो। और एक चीज और, अब आप बोल दोगे हम तो अगर नाइट में चल रहे तो लोग नहीं दिखेंगे। भाई नाइट में राइडिंग करनी ही नहीं है बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना। नाइट में कोई भी राइडिंग ना करे। नाइट में राइडिंग इज वेरी डेंजरस फॉर यू, मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला हो गया सिटिंग कंफर्ट, आप बता दिया मैंने। दूसरा हो गया इसका राइडिंग पोस्चर। तीसरा बताया मैंने चार्जिंग सॉकेट। अब फोर्थ पॉइंट पे आ गए हम। जो फोर्थ पॉइंट है इसका, वो है इसका रियर ब्रेक। CB350 हाइनेस ले लो, CB350 ले लो, या RS ले लो, तीनों में से, तीनों बाइकों में से किसी का भी रियर ब्रेक अच्छा नहीं है। अब वो होंडा ने जानबूझ के रखा है, या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक है, मुझे नहीं पता।
पर जब मैंने सर्विस सेंटर पे पूछा था तो उन्होंने बोला कि ये जो है आपका सर मतलब 60-40 रेशियो होता है, 60% आगे का लगता है और पीछे का आपका 40% लगता है। बट फिर भी रियर ब्रेक इतना अच्छा नहीं है, मैं आपको क्लियर करके चलता हूँ। ठीक है, रियर ब्रेक जब आप कंबाइन करे ब्रेकिंग करोगे तो बहुत अच्छी है, एबीएस अच्छा काम करता है इसका। लेकिन जब आप खाली रियर ब्रेकिंग करोगे तो अच्छी नहीं है इसकी रियर ब्रेकिंग। तो ये था आपका फोर्थ पॉइंट। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका? फिफ्थ पॉइंट 50% नेगेटिव है और 50% पॉजिटिव है। क्यों? लोग आते हैं और बोलते हैं कि होंडा का क्लच बहुत लाइट है, बहुत लाइट है, बहुत लाइट है। ठीक है भाई, मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। क्लच दबाने में लाइट है, पर जब आप उसको होल्ड करके रखोगे ना, इट इज नॉट लाइट। क्योंकि एक दबाने का होता है और एक खुलने का होता है और एक होता है होल्ड करना। दबाने पे तो ठीक है, आपको ऐसा लगेगा बहुत लाइट है, लेकिन जब आप उसको होल्ड करके रखोगे ना तो खुलने की कोशिश करता है वो, क्योंकि उसमें स्प्रिंग होती है, जो भी सिस्टम होता है वापस भी तो जाएगा वो। तो वो जो है उसकी जो फोर्स है ना बाहर जाने की, वो बहुत ज़्यादा है। तो जब आप ट्रैफिक में बार बार दबाओगे और फिर इसको खोलोगे, दबाओगे खोलोगे, तो आपको दबाने पे तो कोई पेन फील नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको खोलोगे ना तो और होल्ड करके रखोगे तो आपको पेन आपको फील होगा ही होगा उसमें। ठीक है, आपका ये जो फिंगर्स हैं यहाँ पर जॉइंट्स हैं, प्लस आपके यहाँ पर रिस्ट में यहाँ पर पेन होने लग जाएगा इन ट्रैफिक। ट्रैफिक भी कौन सा? लॉन्ग ट्रैफिक। छोटा ट्रैफिक में नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन जब आप लॉन्ग ट्रैफिक करोगे ना तो उसमें आपको दर्द होगा ही होगा। तो जो जो लोग बोलते हैं कि होंडा का क्लच बहुत लाइट है, 50% ट्रू, 50% फॉल्स थिंग। तो जो क्लच बोलते थे लाइट है, ये चीज मैंने क्लियर कर दी। इट्स लाइट, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी हार्ड एंड इट्स वेरी रेजिस्टिव टू होल्ड इट। ओके, तो हम आ चुके हैं अब सिक्स पॉइंट पे। देखो, सिक्स पॉइंट जो है ना इसका, वो आपको बहुत बुरा लग सकता है, खासकर वो जिन्होंने ये बाइक परचेज कर ली है। बुरा लग भी सकता है। देखो, इसमें भी ये है कि अगर आप एक राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पीपल हो तो आपको बुरा नहीं लगेगा। वो जो वो बुरा पॉइंट है वो भी टूरिंग से रिलेटेड है, मतलब लॉन्ग राइड से। जब आप इसको लॉन्ग राइड पे क्रूज करते हो तो इस बाइक की जो, पहले क्लियर करके चलता हूँ, इस बाइक की जो ऑन रोड प्राइस है 2.58 लैक्स के आसपास आती है बाइक कैश में। अगर ईएमआई पे लेने जाओगे तो 3 लैक्स के आसपास जाएगी। ठीक है, 290, 3 लैक्स, ज़्यादा ईयर का ले लोगे तो 3 लैक्स भी हो सकता है क्रॉस कर जाए। तो आप किसी बाइक पे 3 लाख रुपए लगा रहे हो, 2.5 लाख रुपए लगा रहे हो, तो आप सोचोगे कि इसका टॉप एंड बहुत अच्छा होना चाहिए, मैं रेस दूं और ये बाइक एकदम से भागे, खासकर ऑन हाईवे। तो CB 350 हाइनेस RS एंड CB 350, ये बाइक आफ्टर अ सर्टेन लिमिट नहीं भागती हैं। ये मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूँ। जब आप फोर्थ गियर डालोगे, फोर्थ गियर में, फर्स्ट गियर में बहुत पावर है, सेकंड गियर में भी बहुत पावर है, थर्ड गियर में भी बहुत पावर है, फोर्थ गियर भी सम पॉइंट खींच लेता है। फर्स्ट गियर आपका 1 से लेके 20 पे लगता है, थर्ड गियर आपका 20 से लेके 60 तक लगता है। 60 से ऊपर खींचोगे थोड़ा सा जो होगा वो आपको लगेगा कि अब डाल देना चाहिए। ठीक है, फोर्थ गियर आपका आप डालते हो वो आपका 60 से 80-85 तक लगता है। फिर उसके बाद आपको फिफ्थ गियर, मतलब फोर्थ गियर पे चाहे तो क्रूज भी कर सकते हो, क्योंकि अब इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं होती ना, आपको ऐसा फील होता है कि मेरे को डाल देना चाहिए। बहुत अच्छी बाइक है, इंजन इसका बहुत अच्छा है, इस चीज़ की तो तारीफ हर कोई करता है और मैं भी करता हूँ। ठीक है, आपको फील ही नहीं होगा कि मेरे को फिफ्थ गियर की नीड है। फोर्थ गियर पे भी आप क्रूज कर सकते हो इसमें आराम से, वो भी 80 की स्पीड पे, 90 की स्पीड पे। तो फोर्थ गियर जैसे ही 80 जाता है आपका, उसके बाद आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, मैं फिफ्थ गियर डाल देता हूँ 80 के बाद ही। फिफ्थ गियर जब आप डाल दोगे ना और जरा सा भी ऐसे इंक्लाइन आ गया, ठीक है, या फिर आपका ब्रिज आ गया, तो आपको उसको डाउन करके फिर दोबारा से फोर्थ गियर में लाना होता है, क्योंकि इसका फिफ्थ गियर क्रूजिंग के लिए, वो भी फ्लैट, समझ रहे हो, फ्लैट रोड के लिए। इस अगर आप अच्छी खासी स्पीड में हो गए 90-100 की स्पीड में, तो ये आप ब्रिज पे चढ़ जाओगे वहीं पर, या अगर आपके सामने व्हीकल कोई आ गया तो आपको इसको डाउन करके फोर्थ या थर्ड गियर में लाना पड़ेगा। तो फिफ्थ गियर जो इसका है वो क्रूजिंग के लिए बना है, वो मतलब भगाने के लिए नहीं बना, उसमें इतनी पावर नहीं है फिफ्थ गियर में।
तो ये चीज़ क्लियर करो। दूसरी चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इससे कम प्राइस की बाइकें होती हैं जो कि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो नहीं है, ये तो मेरे से कम प्राइस की बाइक है, बट जब वो आपके बगल से निकलेगी 100 की स्पीड में, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं यार, मतलब काश मैं ये बाइक ले लेता। बट एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छी बाइक है, ठीक है। ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, चाहता तो मैं ये पॉइंट हटा सकता था, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये जो पॉइंट है कि 80 की 90 की स्पीड पे क्रूज करती है। 100 110 120 ये मेरे लिए तो भाई नहीं गई है बाइक, ठीक है। मैं आपको साफ 100 तक तो गई है, 110 नहीं गई। विंड ब्लास्ट ही इतना इसका बढ़ जाता है, और फिफ्थ गियर में पावर है नहीं इसके, तो 100 से ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लग जाती है बाइक। हाँ, मैं अभी तक जो टॉप स्पीड लेके गया हूँ इसकी 100 लेके गया हूँ, और मैं ना 110 लेके जाऊंगा, ना 20 ना 30 में नहीं लेके जाऊंगा। क्यों? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी हमेशा आपको रखनी चाहिए अपनी। 110 पे आप सोच रहे हो ब्रेक लगा लोगे, नहीं लगेंगे, चाहे कितना भी अच्छा ब्रेक हो, चाहे कितना भी अच्छा एबीएस हो, ये हमेशा याद रखना। लेकिन नेगेटिव पॉइंट है ये का बाइक का फिफ्थ गियर थोड़ा सा और पावरफुल कर देता होंडा, तो क्या होता, आपकी बाइक जो थी इजीली आप 100 और 110 फिर क्रूज करने लग जाते। ये बाइक की पर हो सकता है फिर उससे माइलेज डाउन हो जाता, इसलिए होंडा ने जो सेट किया है वो 80 और 90 क्रूज लिमिट सेट की है इसकी, कि फोर्थ गियर पे आप 75 टू 80 में भी क्रूज कर सकते हो, और फिफ्थ गियर लगाओगे तो 90 95 आप क्रूज कर सकते हो। मैं जो हाईवे पे क्रूज करता लाया था वो 80 90 के बीच में क्रूज करता लाया था, और माइलेज जो मिली थी मेरे को 41 मिली थी, बहुत अच्छी माइलेज थी 350 सीसी बाइक के हिसाब से। अब इसी में एक और चीज, टूरिंग स्पीड थी, ये जो नेगेटिव पॉइंट था वो था जिसका टूरिंग स्पीड क्या है, वो है आपका 80 90। बट वही है, एट द सेम पॉइंट 2.5 लाख की बाइक बाइक आती है ये, और जब आपके बगल में से R15 110 की स्पीड में मक्खन की तरह जाएगी, तो आपको लगेगा कि आप थोड़े से निराश हो जाओगे कि भाई ये तो इससे कम की प्राइस की बाइक है, काश मैं यही ले लेता। बट आपको समझना होगा कि आपने एक सॉलिड बाइक ली है, आपने एक लोहा लिया है, ठीक है, और उस लोहे का माइलेज भी बहुत अच्छा है, और उस लोहे का लुक्स भी बहुत अच्छा है, उस लोहे की मेंटेनेंस भी कम है, और वो लोहा आपका 10 साल तक टिकेगा। होंडा का इंजन एकदम स्मूथ है, वो टिकेगा, ठीक है। तो आपको निराश नहीं होना कि पल्सर एनएस आपके बगल से गई 100 की स्पीड पे, आप ऐसे सोच रहे हो। भाई जो R15 है ना, जो जो लोग R15 की बुराई करते हैं, मैं उनको क्लियर कर देता हूँ, बहुत ही अच्छी बाइक है वो, ठीक है। बुराई करना छोड़ दो उसकी, क्योंकि उसका जो वीवीटी टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी है। जब वो किक इन होती है ना वीवीटी टेक्नोलॉजी, वो बाइक 110 की स्पीड में भी मक्खन जाती है हाईवे पे। एक तो फेयरिंग बाइक, ऊपर से 110 की स्पीड पे उसको पता ही नहीं चलता, एकदम रॉकेट की तरह निकलती है वो बाइक। और दूसरा जो जो उसका पॉजिटिव पॉइंट है, उसका माइलेज भी 45 है, और एक विद पिलियन, चाहे पिलियन हो चाहे ना हो, वो बाइक आपकी फ्लैट रोड पे की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लैट रोड पे वो बाइक रॉकेट है, रॉकेट, ठीक है। तो उसकी बुराई करना छोड़ दो। जहां बात आ जाती है आपकी हिल्स वगैरह की, फिर वो रॉकेट खुश हो जाता है। चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। ठीक है, मैं ये चीज में क्लियर करके चल रहा हूँ। अगर विद पिलियन बैठा होगा ना उसके पीछे, फिर उसका, फिर आपको पता जाता है हाँ ये इंजन जो है 155 सीसी का ही है, उससे पावरफुल नहीं है। फिर वहां पर आपकी जो बाइकें हैं, आपकी CB 350 RS ये अपना टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिखाती है वहां पर हिल्स में, इंक्लाइन रोड्स पे, ठीक है। तो ये चीज मैं क्लियर करके चल देता हूँ, कोई बाइक अच्छी नहीं हो, मतलब पूरी अच्छी नहीं हो सकती, कोई बाइक पूरी बुरी नहीं हो सकती। तो हर बाइक की अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं, अपनी अपनी कमियां हैं, ठीक है। तो आपको किसी को कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, किसी की बाइक को भी। हो सकता है वो अपने पॉइंट में अच्छा हो, आप अपने पॉइंट में अच्छा हो, नो डाउट। मैं लेकिन मैंने आपको कितने, आपको 6 नेगेटिव पॉइंट्स गिनाए। पहला सिटिंग कंफर्ट, दूसरा राइडिंग पोस्चर, आपका नीज में पेन होता है, ठीक है, और आपका नेक में पेन होता है इसमें। तीसरा गिनाया, इसमें मोबाइल चार्जर नहीं आता, सिर्फ RS के केस में, हाइनेस और CB 350 के केस में आता है। चौथा मैंने आपको गिराया रियर ब्रेक, इतना अच्छा नहीं है। पांचवा मैंने आपको गिराया क्लच। क्लच जो बोलते हैं लाइट है, दबाने पे लाइट है, पर जब उसको होल्ड करके रखना होता है और ट्रैफिक में बार बार दबाते हो, तो वो लाइट बिल्कुल भी फील नहीं होता, उल्टा पेन कर देता है आपका यहाँ पर भी। और ज़्यादा ट्रैफिक हुआ बहुत देर तक के लिए, तो आपके फिंगर से भी पेन चालू हो जाएगा।
ठीक है, लाइट नहीं है वो। और लास्ट में आपका मैंने 6th पॉइंट गिना है टूरिंग स्पीड, 80-90 टूरिंग स्पीड है, 5th गियर में पावर नहीं है। फिर बगल से आपकी बाइकें शू 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 करके निकलेंगी, तो फिर आपको थोड़ा सा बुरा फील होता है कि ये इतनी मतलब 110 120 क्यों नहीं जा रही। और मैं एक चीज़ और लास्ट में क्लियर करके चल देता हूँ टूरिंग में ही आपका। देखो भाई, जो लोग इसको आर एस हाइनस या CB350 को 110 से 120 लेके गए हैं, मुझे नहीं पता कैसे लेके गए हैं, मेरी तो नहीं जाती भाई। क्योंकि 100 की स्पीड में ही इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट आया था, फड़ 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 फड़। विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा लगता है कि आपका खुद ही मन कर देता है कि नहीं भाई चले 80-90 ही चलने दे, मैं नहीं लेके जाऊंगा। और ये सेफ्टी के लिए आज से ठीक भी है। हम कौन सा रेस लगाने जा रहे हैं, हम टूरिंग करके अपना डेस्टिनेशन सही सलामत पहुंच जाए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। यही कुछ पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स थे, लेकिन मैं अभी भी आपको क्लियर कर देता हूँ। 350cc सेगमेंट के अंदर ये अभी भी बेस्ट बाइक है, चाहे आप कोई सी भी ले लो, CB350 हाइनेस या RS, ये अभी भी बेस्ट बाइक है 350 सेगमेंट के अंदर। RE इसका अभी भी मुकाबला नहीं कर सकती है। एक आपकी, अगर आप एडवेंचर में जाना चाहते हो तो यजदी एडवेंचर ले लो, वो भी बहुत अच्छी बाइक है। लेकिन और कोई बाइक मेरे को नहीं दिखाई देती इसके कंपेयर में। अभी आपकी बाइक एक न्यू लॉन्च हुई है, ट्रायम्फ की 400T, उसमें उन्होंने कुछ कॉस्ट कटिंग कर दी है, शॉकर वगैरह कॉस्ट कटिंग कर दिया आपका, ठीक है। और हाँ, शॉकर में कॉस्ट कटिंग की है और एक दो पॉइंट्स में और कॉस्ट कटिंग की है, उसका भी थोड़ा प्राइस डाउन ला रहे। क्यों डाउन ला रहे प्राइस? ये सारा प्राइस डाउन ना सिर्फ एक होंडा की वजह से हुआ है। जो होंडा की बाइक बिक रही है ना, होंडा की बाइक ना बिकने का मतलब कि जो होंडा का बाइक इतनी कम क्यों दिखाई देती है बिग विंग्स की, क्योंकि जो बिग विंग का सर्विस है ना, जो उसका सर्विस सेंटर है या बिग विंग शोरूम है, वो अभी अवेलेबल कम है इसलिए। वरना अगर ये बिग विंग इंडिया में बहुत ज़्यादा ओपन कर दिया उन्होंने, हर स्टेट में 5-6 बिग विंग कर दिए, भाई आपको सड़क पे 350 सेगमेंट में RE दिखेगी नहीं, होंडा ही होंडा दिखेगी। ये आप मुझसे लिख के ले लीजिए। जो पुराने ज़माने के है ना सोचने वाले, सिर्फ वही RE लेंगे, कोई RE नहीं लेने वाला। क्योंकि 260 की RE आती है आपकी, ना तो उसका इंजन इतना स्मूथ, वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा, ना उसके लुक्स इतने अच्छे, RS और हाइनस ले लो, ना उसकी लाइटें इतनी अच्छी, ठीक है। और दूसरी चीज़, उसका आपका जो आपको सर्विस मिलती है जब आप होंडा के किसी शोरूम में जाते हो या सर्विस सेंटर भी जब भी जाते हो, वो जो सर्विस मिलती है वो RE के सर्विस सेंटर्स में नहीं मिलती। कस्टमर फीडबैक भी अच्छा नहीं है RE का। RE में मैं RE की बुराइयां कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, बट फिर भी ये सच्चाई है तो है। क्या और बताता हूँ आपको, डुअल चैनल ABS जो इसमें आता है वो उतना अच्छा RE में नहीं आता है। और ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें आता है, RE में नहीं आता है। क्लच इसका दबाने पे लाइट है, RE का ना तो दबाने पे लाइट है ना छोड़ने पे लाइट है, ठीक है जी। तो मेरे को समझ में नहीं आता लोग फिर भी RE पे क्यों जाते हैं, आई डोंट नो वाई। तो ये कुछ बातें थी, नेगेटिव बातें थी आपकी होंडा CB350 RS को लेके। होप जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको पसंद आई हो, और उस इन्फॉर्मेशन को आप दिमाग में रखते हुए ही बाइक परचेज करें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा होंडा CB350 RS की पॉजिटिव बातें, यानी कि पॉजिटिव थिंग्स अबाउट CB350 RS। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, और फ्यूचर में भी अच्छा करते रहेंगे अपनी लाइफ के लिए। लाइफ हार्ड है, मुझे भी पता है, ठीक है। और हम सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर हमारा सपना होता है एक अच्छी बाइक लेने का, क्योंकि कार्स वगैरह तो टैक्स लगा के इतनी महंगी हो चुकी है, वो नहीं ले सकते, प्लस कार का मेंटेनेंस भी होता है। तो एक जो मिडिल इंसान होता है वो अच्छी बाइक लेने की सोचता है, ठीक है। तो बाइक अच्छी लो, दिमाग से लो, अच्छी तरह से उसका राइडिंग टेस्ट राइड लो, उसके रिव्यूज़ देखो, यूट्यूब पे 10-15 वीडियो देखो उसके बारे में, तभी जाके अपना जो आपने अर्न किया है, अपनी जो हार्ड वर्क करके मनी अर्न किया है, तभी उस बाइक पे लगाओ, ठीक है जी। तो इसी के साथ बाय बाय।